अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कैसे किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़े सबूतों में से एक मिला महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद कुलकर्णी की हाउसिंग सोसाइटी का एंट्री ऐप। आप जानते हैं आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें एक एंट्री के लिए एक अलग से ऐप बना हुआ है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपके फ़ोन में भी एक ऐप होगा। उस ऐप में अगर आपका कोई भी गेस्ट आता है तो उसकी ऐप में सोसाइटी में आने वाले हर विजिटर की जो एंट्री होती है, उसका एग्जिट का रिकॉर्ड होता है और उसके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स भी इसी ऐप में दर्ज होते हैं। मतलब आपके घर में कोई भी मेहमान आएगा, उसकी एंट्री, उसकी एग्जिट और उसकी सारी डिटेल्स इस ऐप में आ जाती हैं। सीबीआई को इसी ऐप से उन छात्रों और उनके माता पिता की एंट्रीज मिली जो नीट परीक्षा से पहले प्रहलाद कुलकर्णी से स्पेशल कोचिंग लेने पहुंचे थे। तो प्रहलाद कुलकर्णी साहब ये कहते होंगे कि भाई मैं कोचिंग देता हूं और कोचिंग के साथ साथ मैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी बेच दूंगा, तो ये अलग से इंसेंटिव हो गया। इसके बाद सीबीआई ने इन रिकॉर्ड्स को मैच किया। इन रिकॉर्ड्स को छात्रों और उनके माता पिता के मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा से मैच किया गया। इन डिजिटल सबूतों से इस बात की पुष्टि हो गई कि परीक्षा से पहले ये छात्र और इनके माता पिता प्रहलाद कुलकर्णी के संपर्क में थे, फोन पर भी और मिलने भी गए थे। सीबीआई के मुताबिक इस पेपर लीक में एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का भी पूरा फायदा उठाया गया। दिल्ली में एनटीए के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन कैमरों की लाइव फीड को लगातार कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। अब आप सोचिए, आपने अपने पूरे दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे तो लगा रखे हैं, लेकिन जब उन्हें कोई मॉनिटर ही नहीं करता तो फिर उसका फायदा क्या है। इसलिए पेपर सेट करते समय एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, कैसे इन सवालों को चुरा रहे थे, कैसे उनकी एक कॉपी बना रहे थे, कागज पर नोट बना रहे थे, इस पर किसी की नजर नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक एनटीए के पास सिर्फ 20 से 25 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती थी। नीट पेपर तैयार करने का काम 7 अप्रैल तक पूरा हो चुका था, जबकि सीबीआई ने लगभग 35 दिनों के बाद 12 मई को यह मामला दर्ज किया और उसके बाद अपनी जांच शुरू की। और इस वजह से जांच शुरू होने तक इन एक्सपर्ट्स की सीसीटीवी फुटेज अपने आप ही डिलीट हो चुकी थी और सीबीआई को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग उसी दिन मिल जाती, पहले दिन ही, तो शुरू में ही पता चल जाता कि इन्होंने क्या किया था। तो आप देख सकते हैं इस बार 20 लाख छात्र नीट के री एग्जाम में शामिल हुए हैं। 20 लाख, जिसमें से लगभग 11 लाख छात्र यानी लगभग 56% जो हैं छात्र पास हो गए। लेकिन अपने बच्चों को इस कंपटीशन से बचाने के लिए और डॉक्टर बनाने के लिए जेन जी के पेरेंट्स ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाया और 10 से 12 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर्स खरीद लिए। सोचिए, ये हमारे देश के माता पिता ही अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए गलत रास्ता चुनते हैं और उसकी वजह से कितने काबिल और होनहार छात्रों को मौका नहीं मिल पाता। आज हमारे समाज में शिक्षकों को माता पिता से भी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। माता पिता भगवान की तरह माने जाते हैं, शिक्षक को भी भगवान की तरह ही माना जाता है। लेकिन इन 3 शिक्षकों ने जिस तरह से पेपर लीक किया, अगर अदालत में यह आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें उम्र कैद की सजा अब हो सकती है। तो आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो समस्याएं एक नहीं बहुत सारी हैं। पहली समस्या तो यह है कि शिक्षक ही बेईमान है। दूसरी समस्या यह है कि हमारे देश में ऐसे बच्चों और बच्चों के माता पिता की कमी नहीं जो कि अपने बच्चों को मेहनत के दम पर नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर खरीद कर इस एग्जाम में पास करवाना चाहते हैं। तो समाज की स्थिति भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो भी इसी देश के, इसी समाज के लोग हैं। जो खरीदने वाले हैं, जो बेईमानी करके पास होने वाले हैं, वो भी इसी जेन जी के बच्चे हैं और उनके माता पिता इसी जेन जी के बच्चों के माता पिता हैं जो पैसा खर्च करके अपने बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। तीसरी समस्या, हमने एनटीए तो बना दिया, सीसीटीवी भी लगा दिया, सारी चीजें कर ली और यह भी कह दिया कि हम बहुत सीक्रेसी के साथ काम करते हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हमारा सिस्टम इन्हें पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा।
सीसीटीवी लगाने से क्या होगा जब उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा? तो कुल मिलाकर बहुत सारी समस्याएं हैं। और नीट में जो बच्चे पास होते हैं, पास होना इतना मुश्किल है। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन पेपर या कोई परीक्षा मुश्किल होती चली जाती है, वैसे वैसे उसके क्वेश्चन पेपर की कीमत बढ़ती चली जाती है और इसीलिए ये कीमत लाखों रुपए में चली जाती है। और फिर सब कुछ अगर आप मिलाकर देखें तो ये है कि हमारे देश में शिक्षा अब एक व्यवसाय बन चुका है। शिक्षा एक बिजनेस है। और बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप पैसा कितना कमाते हैं। पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके जरिए पैसा कमाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो शिक्षक हैं, ये क्वेश्चन पेपर बेचने का बिजनेस कर रहे थे और इनके ग्राहक कौन है? बच्चों के माता पिता, जो एक प्रोडक्ट पैसा खर्च करके खरीद रहे थे। उस प्रोडक्ट को वो अपनी जो पैसा लगा रहे हैं वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट है। वो जानते हैं कि ये हमने इतना पैसा इन्वेस्ट अगर किया तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ये हम वसूल लेंगे। वसूलेंगे कैसे? जब वही बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो वहां बैठकर भी कोई ना कोई बेईमानी करेगा, क्योंकि उसे अपने क्वेश्चन पेपर का पैसा वसूलना है। आपको याद होगा, जो लोग रिश्वत देकर नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये होती है कि जितना पैसा मैंने रिश्वत में दिया है, सबसे पहले मैं अपनी नौकरी में उस पैसे को रिकवर करूंगा। तो ये पूरा की पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चलता जा रहा है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इस बार शिक्षा के मामले में एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें इस बार कॉस्मेटिक चेंज से, इसकी फाइन ट्यूनिंग से कुछ नहीं होने वाला।